नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी के मानकों की। दरअसल आए दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लगने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल से भी आग लगने की खबर सामने आई थी, जिसमें कई मासूमों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। कल इंदौर के वृंदावन होटल में आग लग गई। होटल के किचन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। वहीं आज दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास उपहार सराबा में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को 5 गाड़ियां मौके पर भेजनी पड़ी और आग पर काबू पाया गया। इस तरह की आग लगने की कई खबरें देखकर अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं और जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि बिल्डिंगों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? क्या इन बिल्डिंगों और इमारतों को बनाते समय फायर सेफ्टी मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता, इसलिए यह आग लगने की खबरें सामने आती हैं। आज इसी खास विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, ये आप सुनिए। वर्षों को केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। सभी राज्यों में लागू करने की बात थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 5 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं किया गया है। हम इसके लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार में जू नहीं रह गई इन कानून में। स्थिति ये है कि यदि आज जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, यदि उनमें आग लग जाए तो स्थिति ये है कि उनके पास फायर सेफ्टी उपकरण नहीं है कि आग को बुझाया जा सके। आग से बचाने के उपकरण तो बहुत होने ही चाहिए और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं अभी अपने शहर में, जबलपुर शहर में होटलें बन रही हैं, तो उसमें क्या खिड़कियां वगैरह अच्छे से नहीं है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। अगर मान लो आग लग जाती है तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हवादार बनने चाहिए मकान, जो बिल्डिंगें हवादार हों, निकलने के आसान रास्ते हों, आसानी से लोग बाहर आ जाएँ, आसानी से अंदर चले जाएँ। हाई राइज बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की तो सख्त आवश्यकता है। सरकारी तंत्र की तरफ से जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह रहती हैं वो तो रहती हैं, मगर कहते हैं हर बिल्डिंग में एक सेफ्टी का अपना नॉर्म्स होने चाहिए। जैसे पर्याप्त संख्या में हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, साथ में वाटर कैनन की व्यवस्था हो। तीसरा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फायर एग्जिट भी होना चाहिए, जहाँ से आप कहते हैं यदि सपोज़ एक जगह से आप आते जाते हो, नॉर्मल रास्ता है, तो उसके अपोजिट एक फायर एग्जिट भी होना चाहिए कि यदि सामने आग लगी है तो पीछे से आप उतर जाओ। मेन रीज़न यह है कि कोई बिल्डिंग जितनी बनती है फायर एनओसी आई थिंक मैक्सिमम में नहीं होती। दूसरी चीज़, फायर सिलेंडर रखे हैं, सारे एक्सपायर्ड हैं। किसी को पता है, जो जानकार है वही तो चेंज कराएगा, बाकी तो ऐसे ही चल रही है नॉर्मल सी चीज़ें। मेंटेनेंस भी इशू है उसका, एक मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं रहेगा तो आग लगने चांसेस तो रहते हैं। गर्मी के हिसाब से ही कोई भी चीज़ आज गर्म होगी तो जल्दी से उसमें आग लगने की ज़्यादा मतलब चांसेस होंगे। क्या होना चाहिए? इंतजाम करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए अधिकारियों को, तो उनको रखना चाहिए पूरी व्यवस्था। और जो अपने मतलब जो स्प्रे वगैरह रहते हैं फायर वाले, वो रखना चाहिए सब। और मतलब टोटल व्यवस्था रहनी चाहिए आग बुझाने के लिए। मतलब एबनॉर्मल कोई भी कंडीशन आ जाती है तो उसको मतलब क्लियर करने के लिए कुछ अपने पास मतलब 50% चांस रहने चाहिए कि अपन उसको कंट्रोल कर सकें। हर साल तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं बिल्डिंग्स में आग लगने की। लेकिन सवाल कई सारे इन आग की घटनाओं की बात खड़े होते हैं। क्या मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है इन बिल्डिंगों को बनाते समय, यहाँ पर व्यवस्थाएं करते समय? कई बार इस तरह की घटनाओं में फायर एनओसी संस्थान के पास नहीं होती है। ये भी एक लापरवाही इसे कहें, या फिर हम ये कहें कि प्रशासनिक स्तर पर भी चेकिंग समय समय पर होना ज़रूरी है इन सभी चीज़ों की। आज इन्हीं सब पहलुओं पर हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीधा आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ फायर फाइटर हैं पंकज खरे। पंकज खरे जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजेंद्र के गुप्ता जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइजर हैं नुपुर धमीजा जी, आपका स्वागत है। नुपुर जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं
कई आग की घटनाएं हम देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इस तरह से आग लगती है, कई सारे चीजें इसमें निकलकर जांच में सामने आती हैं, लेकिन लीगल नॉर्म्स क्या कुछ होने चाहिए इसके आपसे हम समझना चाहेंगे। नुपुर जी। नुपुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। नुपुर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नहीं, नुपुर जी आप अनम्यूट करिए, शायद आप म्यूट हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा, तकनीकी खामी को हम दूर कर लेते हैं। हम पंकज खरे के पास चलते हैं। पंकज जी, कई सारी इस तरह की घटनाओं में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती है लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने में। किस तरह की चीजें सामने आती हैं और बचने के उपाय और क्या कुछ हो सकते हैं? नमस्कार, इंडिया न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूक कार्यक्रम आपने यहाँ रखा है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अग्निकांड में जैसे ही हमारा स्टाफ फायर फाइटर, फायर अमला वहां मौके पर पहुंचता है तो सबसे पहले एक रीजन मिलता है, एक आलोचना मिलती है कि आप लोग लेट आए हो, आप लोग देर से आए हो जी। तो ये तो हमें हमेशा सामना करना पड़ता है। लेकिन आप वो जो संस्था है, जो भवन मालिक है, उसकी लापरवाही नहीं देखी जाती है। एनओसी जो लेते हैं, एनओसी के लिए जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, एनओसी ली जाती है अपनी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट 4 के अनुसार ली जाती है। और जिसको भी एनओसी दी जाती है तो उस संस्था में सारे नियमों को फॉलो कर ही दी जाती है। इस नियम में होता है कि फायर एग्जिट, जैसा कि आप बता रहे हैं, फायर एग्जिट होना कंपलसरी है। स्टेयर, जो स्टेयर है आपके, स्टेयर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, लिफ्ट का वेट, लिफ्ट की टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस भवन के चारों तरफ जैसी भी डिमांड रहती है, यदि हाई राइज बिल्डिंग है तो हाइड्रेंट सिस्टम लगता है अपना, हाइड्रेंट डाउन कमर सिस्टम लगता है, होजरी लगती है, आपने देखा होगा। बेसमेंट में कंपलसरी होता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम लगते हैं। उस भवन के चारों तरफ फायर व्हीकल के मूवमेंट के लिए इतना स्पेस होना चाहिए। तो ये सब चीजें नॉर्म्स के अनुसार ही फायर एनओसी दी जाती है। यदि संबंधित ने इस नॉर्म्स के हिसाब से ही इक्विपमेंट लगाए हैं तो उन्हें एनओसी दी जाती है। लेकिन ज्यादातर देखने में आता है कि फायर एनओसी कई लोगों के पास, कई संस्थाओं के पास नहीं होती है। फायर एनओसी नहीं होगी तो फायर इक्विपमेंट नहीं होंगे उनके पास। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। अवेयरनेस की क्या कमी है? अक्सर लोग, जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं कि फायर एनओसी नहीं लेते हैं, बहुत सारी टेक्निकल लापरवाही से हम कह सकते हैं, जल्दबाजी कह सकते हैं बिल्डिंग बनाने में, और सूझबूझ की कमी रहती है, ये हम कह सकते हैं। अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? और राजेंद्र जी, अच्छा विषय को उठाया है और मैं इस विषय पे वर्ष 2009 से काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से अवेयरनेस की जो बात होती है वो जनता सावधान रहे, वो बात होती है। किंतु मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको कि इंदौर, भोपाल सहित अन्य शहरों को लेकर मैंने कई आवेदन दिए, आरटीआई में जानकारी निकाली। जब एनओसी देने में भी भारी अनियमितता ये होती है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए अधिकारी इसलिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। जितनी आग लगने के उदाहरण आपने बताए हैं, 70 लोग मरे हैं यहाँ पर, और मतलब रेगुलर इंदौर शहर में आग लगने की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जैसे सूरत में हुई थी, बच्चों को आपने गिरते हुए देखा हुआ, वहां भी कई मौतें हुई। उसके बाद अधिकारी निकलते हैं जांच करने और कई बिल्डिंगों की जांच करते हैं और उसके बाद धर्रा वही चल निकलता है। मैं आपको बताऊं, मैंने इसी विषय को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर रखी है, जिसका नंबर है 24094 WP 2019। इसमें आज आप ये मानेंगे, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि विस्फोटक, आप एक एनओसी, फायर एनओसी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक विस्फोटक लाइसेंस भी लेना होता है। जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, उन मॉल में इकट्ठा एलपीजी होती, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, बहुत सारी और भी कई ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, पर वहां पर और दूसरा फायर एनओसी की
पहले ये फायर ब्रिगेड देता था, अब ये नगरीय प्रशासन के पास चला गया, तो नगरीय प्रशासन भोपाल इसकी फायर एनओसी देता है। पर आप ये देखेंगे कि इंदौर जैसा, इंदौर शहर, इंदौर मान ले, भोपाल मान ले, या कहीं भी देश, पूरे भारत में हम देख ले, तो जब भी कहीं घटना होती है तो वहां जब जांच होती है तो न तो फायर एनओसी मिलती है, न ही वहां जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो चालू हालत में मिलते हैं, अधिकतर बंद मिलते हैं आपको। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि आज आप ये देखें कि एक प्रकार से जब बोला जाता है कि कहीं बारूद के ढेर पर जहां बम फटाके फूटते हैं या आग लगती है, वैसे ही इन बड़े शहरों में जो बड़े मॉल्स है या बड़ी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, वो बारूद के ढेर पर है। वहां इतनी मात्रा में एलपीजी सहित अन्य ज्वलनशील पदार्थ है, पर वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का, विस्फोटक नियंत्रण एक्ट का किसी का भी पालन नहीं हो रहा है। और जिन जिम्मेदार अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से वहां जाकर जांच करें, वो भी नहीं करते। अभी आप इंदौर में निकल जाइए, आपको जो चर्चित मॉल है, C21 मॉल, TI मॉल, या जो भी मॉल है एक्सेट्रा, वहां पर आपको MOS के एरिया में अतिक्रमण मिलेगा। MOS के एरिया में इन्होंने दुकानें लगा दी है अस्थायी रूप से, वो चल रही है। और निश्चित रूप से इंदौर शहर के वो मुख्य मार्गों पर है, ऐसा कोई विभाग का अधिकारी नहीं होगा जो शायद ही डेली उस रूट से नहीं निकलता होगा, पर उनको वो अतिक्रमण नहीं दिखता। अगर वहां पर विस्फोट होता है या आग लगने की बड़ी घटना होती है, 4-4 स्क्रीन प्ले चल रहे हैं वहां पर, 4-4 मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं एक एक बिल्डिंग में, आप कल्पना करिए कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो निश्चित रूप से बड़ी जनहानि होगी। अर्थ हानि तो अलग बात है, जनहानि बड़ी संख्या में होगी। तो मैंने जो PIL लगा रखी है उस पर 2.5 साल हो गए। मतलब भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रण, मध्य प्रदेश सरकार के गृह ACS को, GAD के PS को, ऐसे 7 विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी हुए हैं, पर वो 2.5 साल तक जवाब नहीं दे पाए। अभी पिछली सुनवाई पर इंदौर हाईकोर्ट DV बेंच ने उनको अंतिम अवसर दिया, हालांकि उसको भी अवधि निकल चुकी है, पर अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं ये लोग। ये स्थिति है इसकी। मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ये देखिए, कहीं घटना हो जाएगी, अधिकारियों को पूरा समय मिल जाएगा, फिर उनके पास कोई काम नहीं रहता, वो पूरी तरह से इस पे टूट पड़ते हैं और ये प्रतिबंध, ये बिल्डिंग पे उपयोग बंद, और ये फलाना। इंदौर शहर में आपको मैं ऐसी कई बिल्डिंगों के नाम बता दूंगा जो जिनको हाउसिंग बोर्ड बना रही है, जिनको नगर निगम बना रही है, उनका उपयोग हो रहा है बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के। दूसरी तरफ बिल्डर बनाता है तो उससे पूर्णता प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और नहीं तो सील कर दिया जाता है, उसको ऑफिस सील कर दिए जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र अधिकारियों का रहता है। निश्चित रूप से पहले अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, और जब जो भी अभी तक घटनाएं हुई है उनके लिए उस अवधि में जो अधिकारी रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये व्यवस्था सुधरेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अधिकारियों पे राजनीतिक दबाव होता है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है। कहीं ना कहीं जो बिल्डर है, बड़े मॉल संचालक है, ये पॉलिटिकली कहीं ना कहीं जुड़े, और निश्चित रूप से अधिकारी दबाव में कार्रवाई नहीं करते। आप कैमरा लेके निकल जाइए किसी भी शहर में, कोई एक ऐसा मॉल, कोई एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स के या जो रास्ते हैं, आपको जहां फायर सेफ्टी के उपकरण लगे वहीं पर नीचे आपको अतिक्रमण दिख जाएगा, रास्ते बंद है, MOS पे पूरा कब्जा है। तो कैसे लोग बचेंगे और कैसे निकलेंगे, और कैसे फायर सेफ्टी, हमारे भाई ये जो बैठे हैं फायर सेफ्टी के कर्मचारी, वहां आग बुझाने कैसे पहुंचेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। ठीक है, आप बने रहिए राजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास में लौटूंगा। नुपुर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नुपुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए। नुपुर जी, आवाज अभी तक आपकी नहीं आई है, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कोशिश करिए, अनम्यूट करिए, शायद आप म्यूट हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार कनेक्शन को हम देख लेते हैं, एक बार फिर से ठीक करते हैं उसको। पंकज जी, आपके पास में आ रहा हूं। पंकज जी, अभी बहुत सारी बातों का जिक्र राजेंद्र गुप्ता जी कर रहे थे। अवेयरनेस के साथ साथ बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हमें क्या सुधार की जरूरत है, क्योंकि आप तो सर बड़े करीब से इन सारी चीजों को देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है फिर? जी बिल्कुल, 100% इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं 2006 से इस फील्ड में हूँ, फायर डिपार्टमेंट में 2006 से हूँ, और जैसा कि गुप्ता जी ने बताया है,
फायर फाइटिंग के दौरान सबसे बड़ा सामना करना पड़ता है इंक्लोजमेंट, अतिक्रमण का। अतिक्रमण का हमें हमेशा दिक्कत आती है। हमारे भोपाल शहर में भी कई मार्केट हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमण बहुत तेजी से बसा हुआ है, तो वहां फायर व्हीकल के पहुंचने में काफी समस्याएं आती हैं। सेकेंड पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्यक्रम भोपाल फायर डिपार्टमेंट साल भर करता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे यदि स्क्रीन में बैक साइड में हमारे स्क्रीन लगी हुई है, फायर फाइटिंग का जो जागरूकता का स्क्रीन लगी है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बेसिकली ये होता है अग्निशमन दिवस, पूरा देश में मनाया जाता है। तो इस दिन हमने पूरे भोपाल शहर में जागरूकता रैली निकाली। एक बिल्कुल सावधानी क्या क्या रखना चाहिए हमें संस्थानों में, बिल्डिंगों में, इमारतों में, वो उस टाइप के पंपलेट बांटे गए। हमारे यहाँ 11 फायर स्टेशन है। फायर स्टेशन के सभी के नंबर हैं, उनमें दूरभाष क्रमांक है, तो ये आम पब्लिक को दिए गए हैं। और बीच बीच में किसी भी स्कूल, संस्था, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा यदि डिमांड आती है तो हम वहां जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं, फायर ड्रिल कराते हैं। ज्यादातर स्कूलों में और सरकारी संस्थाओं में बहुत होता है। इस तरह से हम अवेयरनेस करते हैं पूरे शहर में। पंकज जी, अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल बिल्डिंगों में आग लगने की खबरें बहुत सारी सामने आ रही हैं। इसका मुख्य कारण आप क्या मान रहे हैं? जो आग लगती है किसी भी भवन में होता है, बहुमंजिला इमारत में हो या सिंगल स्टोरी में हो, 95% आग लगती है मानवीय भूल से। इंसानी गलती से ही आग लगती है, अपने आप नहीं लगती। अपने आप 5% जो मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो प्राकृतिक आपदाओं में होता है। 95% मानवीय भूल से, जैसे प्रॉपर वायरिंग न करना। एक सज्जन ने पहले, जैसे ही आपका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, तो वेंटिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कई फायर कॉल ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कमला नेहरू हॉस्पिटल, आपने सुना होगा ये हादसा। बच्चे, कितने बच्चे उसमें शांत हुए थे, तो वहाँ केवल स्मोक ही स्मोक था, फ्लेम नहीं थी कमला नेहरू हॉस्पिटल में। स्मोक ही स्मोक से वो बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। वहां हम स्पॉट पर थे तो हमें फ्लेम नहीं मिली, केवल वेंटिलेशन की कमी थी। सारा हॉस्पिटल टोटल चारों तरफ से बंद था और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगी। तो वेंटिलेशन सबसे जरूरी है। एनक्लोजमेंट, अतिक्रमण हटना चाहिए और हर भवन को एनओसी लेना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। ये जागरूकता आप किसी संस्थान से नहीं, अपने घर से स्टार्ट करें। और अभी गुप्ता जी देखिए, सूरत का जो उदाहरण भी दे रहे थे कोचिंग का, मुझे लगता है कि मुझे याद आ रहा है उस समय जब वहां पर बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही थी तो वह रास्ता बहुत पतला था और एक ही रास्ता था निकालने का, इसलिए खिड़की से बच्चों को कूदना पड़ रहा था। तो ये लापरवाहियां हैं बिल्डिंगों को बनाने में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ नुपुर जी, आपकी आवाज अब मिल रही है। मैं आपसे अब समझना चाह रहा हूँ, क्या लीगल इसके नॉर्म्स हैं, क्या लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरा ना करना एक बड़ा कारण होता है? लापरवाही इसे हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जानबूझकर ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बिल्डर बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लोगों की जान की कीमत को समझते नहीं है? देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां पर कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फॉलो अप नहीं किया जाता है ना। आए दिन हमें हादसे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आग लगा और वहां पर हुआ। हादसे होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हादसों में कितने लोगों को नुकसान पहुंच रहा है वो बहुत मायने रखता है। और हमारी हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हमें देखने को ये चीजें मिलती है कि जब तक हादसा नहीं होता लोग अवेयर नहीं होते हैं, जब तक नुकसान नहीं होता लोग संभलते नहीं हैं। तो हमें इन स्थितियों से ऊपर आना होगा। और कहीं ना कहीं, जैसे कि राजेंद्र गुप्ता जी ने बात की कि अधिकारी दबाव में रहते हैं, ऐसा कुछ है, सारी चीजें हम मानते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रशासन को, कहीं ना कहीं हमें सरकार को ये चीजों से अवगत कराने की जरूरत है। डे बाय डे हमें उन्हें बताने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत से ऐसे काम रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें रहती है कि हर दिशा में सरकार देख रही है। लेकिन अगर हम जैसे लोग अगर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, अगर किसी मुद्दे को देखेंगे, तो मुझे लगता है चलिए ठीक है, आज चूंकि समय भी इतना है, बहुत शुक्रिया आपका नुपुर जी जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आपने एक्सपर्ट को सुना और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको आप एक संदेश के तौर पर भी ले सकते हैं, इसको एक एडवाइस के तौर पर भी ले सकते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट ने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप
एकदम सजग रहें, जागरूक रहें। अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं या फिर आप कहीं पर जा भी रहे हैं तो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट को आपको देखना होगा, परखना होगा, जांचना होगा। और ये अपील भी हम इंडिया न्यूज के माध्यम से करते हैं कि कम से कम इस तरह की लापरवाहियां ना हो कि लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। फिलहाल आज हमारे इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।